नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। हुकुम सिंह की बात मुझे याद आ रही है। वो हमारे खेत पे कब्जा करना चाहता है, इसलिए मुझसे कह रहा था कि जमीन का नया कागज पत्र बनवा लूं और अपने नाम के साथ उसका नाम भी जोड़ दूं उसमें। अरे वो कुसुम योजना, अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ। ये कौशल विकास भी भूलने नहीं देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तब से एक ही रट लगा रखे हो, कौशल विकास, कौशल विकास, कौशल विकास। अरे सरकार, ये भी एक योजना है जो किसान को अक्लमंद बना देती है। कौशल विकास केंद्र में जाएंगे किसान, 3 महीने की ट्रेनिंग लेंगे और वो अक्लमंद हो जाएंगे और हम लोग फिक्रमंद हो जाएंगे कि अब आगे क्या करें। अब तक तुम क्या कर रहे थे? तुमने पता क्यों नहीं किया सरकार की क्या योजना है? हर रोज नई नई इतनी योजनाएं बनती जा रही है और भनक तक नहीं लगने दे रही है वो अपनी अब मनीषा मैडम। अरे किस जन्म का बदला ले रही है ये? जन्म की बात तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन बस ये जानता हूँ कि ये योजनाएं किसान बहन भाइयों के लिए पुनर्जन्म है। नजर गड़ाए रखो उस पर, अपने खबरी को छोड़ के रखो उनके बीच। एक को रखा था और गांव छोड़कर भाग गया हमारे डर से। अब कुछ और गधों को रखा है जमीन की रखवाली के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। अब इस प्रॉपर्टी का कुछ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी? तुमने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, यह है कहाँ? जी वो प्रॉपर्टी गांव के पश्चिम की तरफ है। गांव के पश्चिम की तरफ? वही जहाँ से पहाड़ नजर आते हैं? जी हुजूर। वो सोना उगलने वाली बड़ी जमीन है, तुमने कभी बताया नहीं। खैर, तुम तो अपने ही आदमी हो, जब चाहेंगे जमीन तुमसे खरीद लेंगे। अरे कितना मुश्किल से उस जमीन पर कब्जा किया था सरकार। 4 पहलवान भी रखे थे उसकी निगरानी करने के लिए। उन पे पैसे भी खर्च करता था, खिलाता था, पिलाता था। लेकिन कल पता चला कि उस पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और जो मैंने बाउंड्री के लिए तार घिरवाया था उसे भी काट दिया गया है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया हुजूर। केवल पैसे फेंकने से धंधा नहीं होता हुकुम सिंह, उस पे नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो जमीन कब हाथ से फिसल जाएगी पता नहीं चलता। तो क्या आप भी रोज? मैं ऑफिस जाने से पहले और आने से पहले सुबह और शाम दोनों टाइम अपनी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। यही गलती हो गई मुझसे। अरे मैंने तो भरोसा कर लिया था उन चौकीदार पहलवानों पर, कितने सालों से पाल रहा था। लेकिन आज पता चला कि अपने बाएं हाथ को भी दाएं हाथ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसे के बल पर कहीं धंधा होता है क्या? नजर रखनी पड़ती है। एक हफ्ते से तुम वहां गए नहीं, देखा भी नहीं कि बाड़ा लगा है कि नहीं। गलती तुम्हारी भी है। ये रामराज नहीं है हुकुम सिंह, जहां लोग अपने घर के दरवाजे खोल कर सोते हैं। आज की दुनिया में तुम्हारे ओठों से मुस्कुराहट चुरा ली जाएगी और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। हे राम, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें भगवान राम की याद आ रही है, इसका मतलब तुम्हें डर लग रहा है और तुमको चिंता भी हो रही है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे से मैं खुद देखूंगा, सब पर नजर रखूंगा, वरना लूटने वाले ताक पर बैठे हैं झपटने के लिए। प्रणाम जगदीश राज साहब। प्रणाम हुकम सिंह जी। शुक्र यादव जी, क्या खबर लाए हो? माधव पुलिस लॉकअप में बंद है, रस्सी तुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा है। हम उसे बांधकर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। बहुत अच्छा किया। अरे बेईमान किसानों को ये सबक मिलना ही चाहिए।
अरे कुमार साहब की नौकरी छोड़कर भागने का अंजाम क्या होता है, उसकी सजा क्या होती है? उसकी ऐसी खातिरदारी करना और जमकर पिटाई करना कि जिंदगी भर हमारा और कुमार का नाम न भूल सके। उसकी आप चिंता ना करें सरकार, अब वो हमारा खास मेहमान है और हम अपने मेहमान की जब तक जमकर खातिरदारी ना कर दें तब तक उसे जाने नहीं देते। बहुत बढ़िया, अच्छा रिवाज है। एक बात और करी थी तुमसे। जी कहिए। माधव पे ऐसे चार्जेस लगाओ जो लॉकअप से छूट ना पाए, वरना किसानों की हमदर्द और मनीषा मैडम उसे लॉकअप से छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। आप चिंता ना करें सरकार, जब तक आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक माधव पुलिस लॉकअप में कैद रहेगा। आप बोले तो वो लॉकअप से जिंदा ही नहीं जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसको जिंदा रखो। अगर वो मर गया तो लोग कहेंगे वो शहीद हो गया। दूसरों को सबक मिलना चाहिए कि भगोड़ों का अंजाम क्या होता है। जी जी समझ गया, एकदम 100% समझ गया। माधव जिंदा तो रहेगा लेकिन मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगा। प्रणाम प्रणाम। हुजूर, ईश्वर की कृपा अपरंपार है। दिल्ली वाले कुमार साहब ने चंदू के बाबा पे इल्जाम लगाया कि वो बिना बताए वहां से नौकरी छोड़ के गांव वापस आ गए हैं। बसंती के पति माधव को गिरफ्तार करके लाए हैं आप यहाँ। ये उससे मिलने आई है। कहाँ है माधव? सवाल मैंने इनसे पूछा पर जवाब तुम दे रही हो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या हुआ बसंती, तुम रो क्यों रही हो? वो लोग ले गए। चंदू के पापा को बहुत मारा और उनको ले गए। क्या हो गया? कौन ले गया माधव भाई को? वो थानेदार भंडारी। इधर आओ, बैठो इधर। मुझे ठीक से बताओ, क्यों वो थानेदार माधव भाई को गिरफ्तार करके ले गया? चंदू के बाबा उसी समय खेत से लौटे थे और मैं उनको खाना परोस रही थी। तभी दुष्ट थानेदार भंडारी वहां आ गया और उनको बहुत मारा और उनको गिरफ्तार करके ले गया। लेकिन क्यों? किस बात पर पकड़ कर ले गया वो माधव भाई को? इसकी वजह क्या थी? दिल्ली वाले कुमार साहब ने चंदू के बाबा पे इल्जाम लगाया कि वो बिना बताए वहां से नौकरी छोड़ के गांव वापस आ गए हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उन्होंने 2 साल वहां काम करने का एग्रीमेंट पे साइन करवाया है। पहले वकील आया था कोर्ट का नोटिस लेकर और फिर थानेदार आकर उनको गिरफ्तार करके ले गया। लेकिन बसंती, जब तुम्हें वकील का कागज मिला था तो माधव भाई ने उस कुमार से बात क्यों नहीं की? चंदू के बाबा बहुत सीधे हैं, उनको बात करनी नहीं आती।
और हुकुम सिंह ने हमें आश्वासन दिया था कि वो चंदू के बाबा को बचा लेंगे। ऐसा बोलकर उन्होंने चंदू के बाबा से 5,000 रुपए भी वसूल किए। उसको पैसे देने के लिए मैंने अपने हाथों के कंगन भी बेच दिए। बसंती, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुमने इतनी पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, माँ दुर्गा की, सावित्री की। तुम्हें उनसे हिम्मत लेकर इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। और रशीदा भाभी, मैं अकेले क्या करूंगी? तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। सुलेमान भाई कहाँ है? वो खेत से नहीं लौटे क्या अभी तक? वो बालम के साथ किसान मंडी गए हैं। कब लौटेंगे कुछ पता नहीं। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। पता नहीं वो थानेदार क्या करेगा उनके साथ। रशीदा भाभी, आप चलेंगी मेरे साथ? अकेले थाने जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ थाने। गंगत राम। हाँ सर। जिस हलवाई की दुकान से तुम ये समोसा लेकर आए हो, क्या नाम है उसका? हाँ सर, केसरी लाल। किशोरी लाल। किशोरी लाल नाम है उसका। नाम इतना अच्छा और काम इतना बेकार। मंगत राम। हाँ सर। एक काम करो, किशोरी लाल को तुम पकड़ कर लाओ और 2-4 दिन उसको अपना मेहमान बनाकर रखो। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि वो अपना नाम किशोरी लाल से बदलकर लाल, नीला, पीला, काला कर देगा। हाँ सर। हाँ सर क्या? अरे खुद ही देखो ना, जब वो पहले थाने में समोसे लेकर आता था उसमें भरपूर माल डालकर लाता था। आलू, मटर, स्पेशल समोसे बनाकर लाता था। और अब इस समोसे में ये देखो, ये मिर्च और प्याज भरा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ सर। एक काम करो, पैसा तो उसे हम देते नहीं, लेकिन उसके ऊपर खराब माल बनाकर बेचने की पेनल्टी लगाओ और उससे पैसा वसूल लो। इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या है, तुम यहाँ क्यों आई? बसंती के पति माधव को गिरफ्तार करके लाए हैं आप यहाँ। ये उससे मिलने आई है। कहाँ है माधव? सवाल मैंने इनसे पूछा और जवाब तुम दे रही हो, और जवाब के साथ सवाल भी पूछ रही हो मुझसे। कौन है आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानकर आप क्या करोगे? जो पूछा है पहले उसका जवाब दो। कौन ले गया बसंती के माधव को? कोई फिरौती का फोन आया था क्या? पार्टी को पैसा नहीं दिया तो पैसा वाला पार्टी को उठाकर ले गया, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप ही तो मेरे पति को हथकड़ी लगाकर यहाँ खींच कर लेके आए हैं, और अब अनजान बनकर बेमतलब की बातें कर रहे हैं। देवी जी, अगर मतलब की बात जानना चाहती हो तो मतलब की बात ये है कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो, वरना पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वालों के साथ झगड़ा करने के अपराध में तुम दोनों को गिरफ्तार कर दो, समझे? थानेदार साहब, ये धमकियां किसी और को देना। हम आपसे पूछने आए हैं कि अगर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी हो तो कहां जाना चाहिए? क्या बोली तुम? जरा दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं। दोबारा सुनना चाहते हैं? मैंने पूछा अगर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी हो तो उसके लिए कहां जाना चाहिए? इसका मतलब? मतलब ये है कि अपनी शिकायत आप खुद लिखेंगे या इसकी कोई और व्यवस्था है?
सुना मंगतराम, ये दो देवियां पुलिस थाने में आकर पुलिस वाले के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगी। सुनो मैडम जी, अब बिना कोई सवाल जवाब किए तुम दोनों यहां से चुपचाप निकल जाओ। वरना कहीं हमारा माथा घूम गया ना, तो जिसको तुम छुड़ाने आई हो ना, ऐसे गायब हो जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा कि उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक औरत के साथ बात करने की तमीज नहीं है आपको। यहाँ कोई पुलिस वाली है क्या? यहाँ कोई पुलिस वाली नहीं है। यहाँ जो भी है हम हैं। अगर थाने में एफआईआर लिखाई गई है तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन उसको बेइज्जत करके घसीट कर ले जाने का अधिकार नहीं। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जानना चाहती हूँ कि तुमसे बड़ा पुलिस ऑफिसर कौन है इस इलाके का। कोई भी ऐरा गैरा आकर हमसे जवाब तलब नहीं कर सकता। थानेदार साहब, आपको पगार तब मिलती है जब जनता अपने हिस्से का टैक्स सरकार को देती है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा करें। अपने कर्तव्य का पालन ना करके आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। अगर किसी ने नहीं दी तो भगवान जरूर देगा। आप दोनों यहाँ से जाती हो या नहीं? चलो बसंती, इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। चलो यहाँ से। माधव, तू तो गया। बहुत गर्मी है ना, सारी गर्मी निकाल दी। कौशल विकास योजना के तहत मशरूम की खेती की तरह ही मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती के साथ साथ वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में जोड़ा गया है। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं या फिर बेरोजगार हैं, वो लोग इस व्यवसाय से एक साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। प्रिया, जल्दी से ब्रेकफास्ट लाना, भूख लग रही है। प्रिया, पापा ला रही हूँ। आप ब्रेकफास्ट को लेकर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? ये लीजिए। ब्रेकफास्ट का मतलब समझ में आता है तुम्हें? कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे भैया। ब्रेकफास्ट का मतलब किसे नहीं पता है?
ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। और नाश्ते को ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं कि रात में इंसान खाने के बाद सुबह तक भूखा रहता है, जैसे कि हम उपवास में हो। और उस उपवास को तोड़ा जाता है जब सुबह सुबह कोई नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट आपके सामने परोसता है। और जैसे जैसे नाश्ता में देरी होने लगती है वैसे वैसे इंसान की भूख बढ़ने लगती है। बस। इतना लंबा लेक्चर क्यों दे रहे हैं मुझे? आप सुबह लेट उठे, इस वजह से ब्रेकफास्ट आपको लेट में मिला। छोटी बहन है, इसीलिए हमेशा मुझसे लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। बड़ा भाई हूँ, जाओ जाओ, माफ कर दिया। और हाँ प्रिया, तुम भी जल्दी से जाकर के तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। अरे नहीं भैया, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। आज ना मुझे घर पे बहुत सारा काम है। आप और दामिनी चले जाओ। दामिनी के साथ? और मैं? नहीं बाबा नहीं, मैं उसके साथ अकेला नहीं जा सकता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? दामिनी के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रिया, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। पता है तुम्हें, दामिनी में ना अपनी माँ की छवि अक्सर नजर आती है, और वो अपनी माँ की तरह एकदम कड़क मिजाज की है यार। जरा भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि दामिनी कोई बात घुमा फिरा कर नहीं बोलती। जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पर है। तो ये तो अच्छी बात है ना भैया। अच्छा, आप ये सब छोड़ो, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और अपने काम पे जाओ। मैं भी रूम में जा रही हूँ, और मुझे ना कौशल विकास योजना से रिलेटेड कुछ रिसर्च करना है और दामिनी को भी बताना है। तो आप जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो। ओके, हैव ए नाइस डे। चल भाई अजय, फटाफट नाश्ता कर ले, नहीं तो वो दूसरी मास्टरनी बोलेगी कि इतनी देर क्यों हो गई। आज मैं आप सभी को मधुमक्खी पालन के विषय में बताऊंगी। क्या आप सब तैयार हैं? जी। बहुत अच्छे। कौशल विकास योजना के तहत मशरूम की खेती की तरह ही मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती के साथ साथ वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में जोड़ा गया है। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं या फिर बेरोजगार हैं, वो लोग इस व्यवसाय से एक साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसको कम लागत में छतों पर, खेत के मेढ़ों के किनारे, जिन किसानों की जोत छोटी है वो लोग खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को भी आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस व्यवसाय को करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं। लेकिन इससे बचने का भी एक उपाय है जो मैं आप सबको आगे बताऊंगी। दामिनी बेटा, इस व्यवसाय को कम से कम कितने लागत में शुरू कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है चाचा आपने। बैठ जाइए। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरुआती दौर में 5 कॉलोनी यानी कि 5 बॉक्स से शुरू कर सकते हैं, जिस पर आने वाला खर्च बहुत ही कम है। मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने के लिए समय समय पर आप इसका विभाजन भी कर सकते हैं। अगर ठीक से विभाजन कर लिया तो एक साल में लगभग 20,000 बक्से तैयार कर सकते हैं। दामिनी बहन, इसे शुरू कैसे किया जा सकता है? बैठ जाइए भैया। सबसे पहले इसके लिए खुली जगह की आवश्यकता होती है, जहां पर आप मधुमक्खियों के पालन की पेटियां यानी कि बॉक्स रख सकते हैं। मधुमक्खियों के रख रखाव के लिए पेटियां खरीदनी होती हैं और इन्हीं पेटियों में मधुमक्खियां आती हैं। दामिनी बेटी, ये मधुमक्खियों को खरीदने से पहले क्या उसके किस्म के बारे में जानना भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल चाचा, बैठिए। भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रिया क्यों नहीं आई? ये सवाल तुम प्रिया से करना। ऐन वक्त पर वो मना करने लगी। उसने कहा कि उसे रिसर्च करना है स्किल इंडिया पे तुम्हारे क्लास के लिए। तो वो मुझे फोन कर सकती थी ना। यार ये सवाल भी ना तुम प्रिया से ही कर लेना। जानते हैं कागज में क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आप अपना खेत गिरवी रख रहे हैं। अगर 3 महीने में आपने कर्ज नहीं चुकाया
तो आपके खेत के मालिक जगदीश राज और उसका भाई कुमार होंगे। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।